चलो, ये अपन देख चुके हैं, सब पता हो गया इसके बारे में अपने को। बोलो, ठोस किसको बोलते हैं, द्रव किसको बोलते हैं, गैस किसको बोलते हैं, बता सकते हैं? गैस की डेंसिटी कम की ज्यादा? पक्का? वॉल्यूम कम की ज्यादा? वॉल्यूम कम की ज्यादा? ज्यादा। आंतर आणविक बल कम की ज्यादा? आंतर आणविक स्थान कम की ज्यादा? ज्यादा। क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्या इसको कंप्रेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या इसको, ये इसमें बहने का गुण होगा? बहुत ज्यादा होगा। सही है। हाँ, पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, वो आज देखेंगे, है ना। धातु, उपधातु, अधातु, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ये वाला पोर्शन आज देखेंगे। ये हम पहले कवर कर चुके हैं। ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं ये अपन पढ़ चुके। सही है। ये अपन ने कल देखा था, किसके आधार पे इसको हम बोलेंगे। यदि हम पानी की बात करें तो पानी की तीनों अवस्थाएं होती है, होती है। वो जो तीनों अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं पानी की? ठोस एक अवस्था है जिसको बोलते हैं ठोस, एक है द्रव, द्रव या द्रव्य, और एक है गैस। इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड। इसको और इसको? पक्का? यदि आपसे कोई पूछे कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, क्या पूछा मैंने? क्या पूछा? पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से टेम्परेचर पर सबसे अधिक होगा? तो किस पे होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनेगा, है ना। तो फिर 4 पे क्यों होगा, है ना। नॉर्मली अपन उसको क्या बोलेंगे कि 0 पे होना चाहिए। जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतनी डेंसिटी ज्यादा रहेगी। सही है क्या? यदि टेम्परेचर ज्यादा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। सही है। तो यहां पर लेकिन पानी के केस में ये वाला पॉइंट आप याद रखना, ये क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या होगा? ये क्या बोलूंगा इसको? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, ये बताओ। पानी का आयतन ज्यादा होगा कि कम होगा? पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? तो ये मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि घनत्व पूछे सबसे ज्यादा तो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन पूछे पानी का आयतन सबसे कम किस टेम्परेचर पर होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि आयतन कम तो घनत्व ज्यादा, आयतन कम तो घनत्व ज्यादा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? फिर यदि हमको इसको इस अवस्था से इस अवस्था में बदलना है, यदि हमें इसको इस अवस्था से इस अवस्था में यदि बदलना है तो क्या करेंगे? बर्फ आपके पास है, आप उसको चाहते हो कि ये द्रव अवस्था में आ जाए, क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट हम इसको देंगे। वो हमको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हीट आ रही या नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है? तो उसके टेम्परेचर से। किससे पता चलेगा? टेम्परेचर। तो हम यदि इसके अंदर क्या करेंगे, तो हीट को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? तो ये द्रव में आएगा, और ज्यादा हीट करेंगे तो किस में आएगा? गैस में आएगा। गैस के बाद और ज्यादा हीट करेंगे तो फिर क्या होगा?
तो प्लाज्मा बनेगा। क्या बनेगा? प्लाज्मा। आयनित गैसेस हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। उसको बोलेंगे प्लाज्मा। यदि हम इसको ठंडा करते गए, सही है, जैसे मान लो अपन ने क्या बोला कि ये जो कोई भी पदार्थ होता है इसके अणु हमेशा लगातार गतिमान होते, ऐसा सुना है? पदार्थ के जो अणु होते लगातार गति करते रहते हैं, सुना है? कोई पास पास गति करेगा, कोई दूर दूर करेगा। जैसे सॉलिड है तो बहुत ज्यादा बल है तो वो वहीं के वहीं गति, उनकी गति कैसे होगी? तो वाइब्रेशन जैसे, है ना, कंपन वाली। लेकिन द्रव में क्या होगा? तो गति होगी, गैस में बहुत ज्यादा होगी, सही है। अब ये जो पदार्थ है यदि इनमें गति है, इसका मतलब यदि गति के कारण कोई ऊर्जा होती है तो उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गतिज ऊर्जा सॉलिड में सबसे कम है लेकिन गैस में सबसे ज्यादा है। और यदि उसके अंदर गतिज ऊर्जा है तो गति कर पाएगा। तो एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने क्या देखा कि यदि हम इसकी गतिज ऊर्जा कम करते जाए, कम करते जाए, कम करते जाए, तो जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस ये केल्विन कितना होता है? 273.15 केल्विन ये होता है, 273.15। 15 नहीं भी याद रखो तो कम से कम 273 याद रखना, सही है। तो ये जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कितना है? 273। कितना है? 273। ध्यान रखना, यदि आपको टेम्परेचर की एसआई यूनिट पूछी जाए, किसकी? टेम्परेचर की एसआई यूनिट, तो वो सेल्सियस नहीं केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन। तो उनका ये बोलना है कि हम बोल रहे 0 पे बर्फ बन जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इसको ठंडा करते जाएंगे तो क्या होगा? ये वापस ज्यादा ठोस होते जाएगा, सही है। अब उन्होंने क्या करा, इसका टेम्परेचर कम, इसमें से हीट निकालते जाओ, सही है। तो टेम्परेचर कम होगा तो ये कितने पे आएगा? तो मैंने बोला 100 केल्विन पे आ गया, और करो तो 50 केल्विन पे आएगा, सही है। लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ तो है। लेकिन यदि ये 0 केल्विन पे आ गया, इसका मतलब ये होता है कि यदि ये 0 केल्विन पे है, इसका मतलब इसके अंदर की गतिज ऊर्जा क्या हो गई है? शून्य हो गई। गतिज ऊर्जा क्या हो गई? शून्यता। वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए उस तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। क्या बोलते हैं? परम, एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य तापमान बोलते। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि यदि इतने कम तापमान पे कोई वस्तु आएगी तो फिर हम उसको कौन सी अवस्था बोलेंगे। ये विचार किसका था? सत्येंद्र नाथ बोस का। किसका था? सत्येंद्र नाथ बोस का। उन्होंने अपना ये विचार जो है वो किसको बताया? तो उन्होंने जो विचार है वो आइंस्टीन को बताया। किसको बताया? आइंस्टीन को ये विचार बताया, सही है। तो फिर इन्होंने वो अवधारणा दी कि ऐसा हो तो क्या होगा, इससे ज्यादा इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, और आइंस्टीन ने इसको प्रैक्टिकल करा कि हाँ ये संभव है। और पांचवी अवस्था आई, कौन सी अवस्था? पांचवी, जिसको बोलते बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी बोलते। क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है किसी चीज को ठंडा करना, समझ में आ रहा है। तो ये पांचवी अवस्था, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती। कितनी होती है? 5 अवस्थाएं। कितनी होती है? यदि गर्म करते जाएंगे गैस से ज्यादा तो प्लाज्मा आएगा, यदि ठंडे करते जाएंगे तो ये वाली अवस्था आएगी। कौन सी आएगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है, तो इसके जो अणु होते हैं ना वो परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं? मतलब कहीं ना कहीं थोड़े से क्या होते हैं, तो बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये 5वीं अवस्था इसको बोलते हैं, जब किसी चीज को इतनी ज्यादा हम टेम्परेचर गिरा देंगे कि वो किस पे आ जाए? 0 डिग्री 0 केल्विन पे। सेल्सियस में यदि आप बोलोगे तो -273.15 केल्विन। इसको भी मैं अभी आगे चल के लिखवा दूंगा, हिमांक, क्वथनांक, ये जो चीजें होती ये भी हम आगे चल के उनको लिख लेंगे। क्लियर है? आज हम जानेंगे कि कोई भी पदार्थ होता है उसके रासायनिक गुण किसको बोलते हैं। फिजिकल वाले हमने चर्चा कर ली है ना, ठोस, द्रव, गैस हमने चर्चा कर ली। आज हम जानेंगे क्या चीज, जो अभी हमने एक स्लाइड देखी थी कि यहां पर ये वाला हिस्से में इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इसको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, सही है। आज हम किसको जानेंगे? तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं।
मिश्रण में भी समांगी कौन सा होगा, विषमांगी कौन सा होगा। यदि हम यहां शुद्ध पदार्थ में जाएंगे तो इसके अंदर तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। ठीक है, यदि तत्व की बात करेंगे तो धातु, अधातु, उपधातु क्या होती है। यौगिक की बात करेंगे तो कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं, इसको हमको देखना है। ये शब्दों के थोड़े देखो, ये आगे डिटेल में आएगा, लेकिन हमको इनके कुछ मतलब पता होना सही है कि तत्व कौन सा है, यौगिक कौन सा है, ताकि जब हम उस शब्द का यूज करें तो साथ में ये शब्द लगाएं। समझ में आ रहा कुछ कैसे, अब उसको देखो। तो सबसे पहली चीज आपको देखना है, शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तो प्योर मैटर्स बोल दो, सब्सटेंस बोल दो, है ना, या शुद्ध द्रव्य बोल दो, बोल सकते हैं। क्या होते तो वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कण से बने होते, एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं, उनकी एक निश्चित या स्थिर संरचना होती है। क्या होती है, निश्चित या स्थिर संरचना होती है। शुद्ध पदार्थों के उदाहरण में ये कुछ आ रहा है यहां पर, जैसे सोना है, क्या है, सोना। या जब हम इसको आवर्त सारणी में जाएंगे तब भी हम वहां पर इसको समझेंगे कि वो चीज जिसको आप कितना भी तोड़ लो उसका वही अणु रहेगा हर एक में। जैसे मान लो आपने एक चावल का दाना उठाया, समझना ना, उसमें जो गुण है वो एक बोरी भर के ले लो तो भी वही गुण रहेंगे। तो उसके अंदर सब में वही पदार्थ होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे। समझ में आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध। तो क्या होना चाहिए, तो उनमें क्या होना चाहिए, एक ही प्रकार के क्या होना चाहिए, कण होना चाहिए। अब हमने वहां पे ये देखा था कि ये शुद्ध पदार्थ जो थे इसके अंदर कुछ कैटेगरी थी, क्या थी। यहां पर यदि हम देखें तो ये शुद्ध पदार्थ पे जब जाएंगे तो इसके अंदर हम तत्व और यौगिक देखेंगे। क्या देखेंगे, तत्व और यौगिक देखेंगे। अब शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाएगा, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। अब तत्व क्या होगा, यौगिक क्या होगा, हम उस पे आते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि इसमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं, कण होते हैं। अब तत्व किसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे हम तो उसके अंदर सबके सब तत्व ही है। क्या है उसके अंदर, तत्व। उसमें सब धातुएं पढ़ेंगे, अधातुएं पढ़ेंगे, उपधातुएं पढ़ेंगे। मतलब तत्व के अंदर ही धातु, उपधातु और ये आएंगे, अधातु आएंगे। अब ये क्या होते हैं तत्व, उसको समझो। तो तत्व सबसे सरल रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, सबसे सरल रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके सभी परमाणु बिल्कुल समान होते हैं। ध्यान रखना, इसके परमाणु सबके सब कैसे होंगे, तो एक समान होंगे। एक शुद्ध पदार्थ है जो समान परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता तथा जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु केंद्र होता है। इसको अभी हम समझते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे आप सिर्फ यदि बोलोगे कि ये क्या चीज है तो ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन ये क्या है, अब किसको बोलूं, ऑक्सीजन, इसको बोलूं, किसको बोलूं। यदि हम बोलेंगे ये क्या चीज है तो फिर इसको क्या बोलूं, है ना। तो अब भले ही हम इन दोनों को, मतलब ये चाहे अकेला हो तब भी इसको तत्व बोलेंगे, और यदि ये दो, लेकिन इसमें है तो सिर्फ ओ ना। मतलब ये कौन है, तो ये प्लस ये है। मतलब उसने क्या बोला, उसका परमाणु का केंद्र जो होता है वो जिसमें एक ही परमाणु का केंद्र हो, मतलब उसके अंदर दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। भले ही वो 5 मिलकर बने लेकिन एक ही प्रकार का होना चाहिए। समझ, उसको हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। ये हीलियम है, ये भी अकेला है, सिंगल है। इसके अंदर क्या होगा हम अभी आगे चर्चा करेंगे जब हम परमाणु संरचना देखेंगे। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, उसकी चर्चा करेंगे। यहां पर भी 2 हैं, लेकिन इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे वो तो बराबर होंगे, तो वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये सब के सब क्या रहेंगे, तो तत्व रहेंगे। क्या रहेंगे, तत्व रहेंगे। ये सब के सब क्या रहेंगे, इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो एक ही प्रकार का क्या होना चाहिए, एटम होना चाहिए। एक ही प्रकार का क्या होना चाहिए, एटम होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक ही प्रकार का भी, इतना याद रखो, क्या होना चाहिए, एक ही प्रकार का।
ये सब के सब क्या है, तो ये सब के सब आपको कहां मिलेंगे, तो आपको जब हम आवर्त सारणी देखेंगे उसके अंदर क्या है, तो तत्व है, सबके सब क्या है, तत्व। हाँ, उनसे मिलकर बहुत सारी चीजें बनी गई है। जैसे यदि सोना आपके पास है तो उसको कितना भी तोड़ लो वो वही मिलेगा, सही है। चांदी है तो वो उसी पदार्थ का बना हुआ, उसमें अलग से मिक्स नहीं है। लेकिन स्टील पे जाओगे तो फिर ये मिक्सअप है कुछ चीजों का, ठीक है, ये क्या है, मिक्सअप है। लेकिन ये सब के सब क्या है, तो ये तत्व, इसमें एक ही प्रकार के क्या है, इसके अंदर अणु है। इतना समझ में आ रहा है। तो सबसे पहली थी शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार की चीजें हो, सही है। उसमें पहला वाला क्या है, तत्व। पहला वाला क्या है, तत्व। दूसरा इसमें आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो हम देखेंगे वो इसके अंदर क्या है, यौगिक। क्या है, यौगिक। अब यौगिक क्या होंगे वो देखो, यौगिक किसको बोलेंगे, तो यौगिक क्या होगा, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, एक मिश्रण होता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। यौगिक भी 2 या 3 चीजों से मिलकर बना होगा, मिश्रण भी 2-4 चीजों से मिलकर बना होगा। फर्क यह होगा कि यौगिक जो होगा उसमें हमेशा एक अनुपात की बात होगी। किसकी बात होगी, अनुपात। कैसे बात होगी, जैसे आपने बोला कि कार्बन है, क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, सही है। लेकिन जब ये इसी अनुपात में मिलेंगे तभी हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। यह अनुपात होना चाहिए। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, लेकिन जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे तभी हम इसको क्या बोलेंगे, ये अनुपात हमेशा समान होगा, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी हम ग्लूकोज वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर एक चीज का ध्यान रखते हैं कि इसके बीच में हमेशा 2 अनुपात 1 होना चाहिए, तभी ये पानी बन के बाहर निकलेगा। इतना समझ में आ रहा है। तो जब कोई अनुपात हो, कोई रेशो हो तो उसको यौगिक बोलते हैं, और यदि कुछ भी हिसाब से मिला हुआ होगा तो हम मिक्सर बोलेंगे, मिश्रण। क्या बोलेंगे, मिश्रण। क्या बोलेंगे, मिश्रण। क्या बोलेंगे, मिश्रण। क्या लिखा हुआ है, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते। ये क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब तत्व है, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात, ध्यान रखना, रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में, यदि ग्लूकोज ये है, समझ में आ रहा है, तो ये एक प्रकार का यौगिक, इसमें हमेशा यही रहेगा। आप इसको कभी भी इसको ऐसे नहीं कर सकते कि मैं इसको ऐसा बोल दूं, मैं इसको कुछ ऐसा बोल दूं। अब ग्लूकोज नहीं है, समझ में आ रहा, वो अनुपात यदि निश्चित है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यौगिक। क्या बोलेंगे, यौगिक। एक साथ बंधे होते हैं। यौगिक जो द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से एक साथ बंधे हुए होते हैं। क्या होते हैं, अनुपात उसमें फिक्स होता है। क्या होता है, अनुपात उसके अंदर फिक्स हो, चाहे वो पानी हो, कौन कौन से, तो इसमें हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, लेकिन हमेशा एक अनुपात से क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। चाहे नमक हो, उसमें भी एक अनुपात क्या रहेगा, फिर। हाँ, ये अनुपात बनेगा कैसे, बंद कैसे बनेंगे, वो हम सब आगे वही सीखने वाले। समझ में आ रहा है, ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे वो सब आगे इसके अंदर आएगा। या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सब इसके एग्जाम्पल है जो कि क्या है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या चीज है, तो ये तत्व है। ध्यान रखना, ये क्या चीज है, तो तत्व है। जब ये निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो क्या है, तो यहां पर आपको दिख रहा है इसका फार्मूला, है ना। तो यहां से NH4 क्या दिख रहा है, NH4, ये 4 जुड़े तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो ये एक निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे तभी हम इसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। तो यौगिक क्या होते हैं, तो तत्वों से, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अनुपात कैसा होना, निश्चित। अनुपात कैसा होना, निश्चित होना, तब हम उसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। तब हम उसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। मिश्रण किसको बोलेंगे, खाने की गोलियां नहीं है, है ना, किसको मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि है तो इसमें भी बहुत सारे तत्व, ऐसा बोल सकते, देखो बहुत सारी चीजें, लेकिन इसका अनुपात फिक्स नहीं है, बस मिला दो कैसे भी, समझ में आ रहा है, कैसे भी इसको मिला दो। उसको मैंने कल बोला था हम मिक्सचर बोलते ना, मिक्सचर खाने का, तो उसको मिक्सचर बोला क्यों, क्योंकि उसमें कुछ भी चीज कम ज्यादा होगी तो भी वो मिक्सचर रहेगा। समझ में आ रहा ना, ऐसा कोई फिक्स नाप के नहीं रखेगा कि ये तय होना,
है ना, उसमें वो चीजें मिलकर बनी हुई है लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं या मिश्रण बोलते हैं। ये भी किससे मिलकर बना होगा, तो ये भी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर ही बना होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा कि इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा। क्या नहीं होगा, निश्चित अनुपात नहीं होगा। ये कैसे भी जुड़ के आ सकते हैं, कैसे भी मिल सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। आगे चल के हम इसको और चीजें जब देखेंगे तब उससे समझेंगे। अभी आपको याद ये रखना है कि यदि तत्व है तो अकेला रहेगा या एक समान रहेंगे। एक ही चीज उसमें 4 बार रिपीट हो जाए चलेगा, लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। यदि हम यौगिक की बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन अनुपात होना चाहिए। और मिक्सचर की बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक होंगे, उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा, निश्चित अनुपात नहीं होगा। सही है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इसी मिश्रण के बारे में। इस मिश्रण को, मतलब ये कैसे बनेगा, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनेगा। सही है क्या, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनेगा क्या चीज, मिश्रण। लेकिन अनुपात फिक्स होगा क्या, नहीं, अनुपात फिक्स होगा क्या। तो आपने क्या करा, एक तत्व लिया रेत और एक लिया पानी। सही है, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया। सही है, रेत में पानी में, जैसे आप सीमेंट मिलाते हैं मकान के लिए, तो वो कोई फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा तोल तोल के नहीं रखते कि इतना सा तो आधा वो पत्थर को तोड़ के साइड में करो। समझ में आ रहा है, उसमें एकदम फिक्स नहीं है, वो अनुपात एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही यहां पे शुगर को पानी में मिलाएंगे तो थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो गई, चलेगा। ये दोनों क्या है, मिश्रण है। दोनों क्या है, मिश्रण है। पानी थोड़ा ज्यादा हुआ, थोड़ा कम हुआ, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है, दोनों चीज क्या है, मिश्रण है। लेकिन उस मिश्रण में भी ये होना चाहिए कि जब हम किसी चीज को दूसरे में मिला दे और मिलने के बाद यदि हम उसमें अंतर नहीं कर पाए कि इसमें कौन सी चीज कहां है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। बोले तो समांगी। क्या बोलते हैं उसको, समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी, एक जैसा हो गया। लेकिन यदि उसको मिलाने के बाद भी वो न मिले, ये देखो ये रेत नीचे बैठी है, पानी ऊपर है, अभी भी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब इसको नहीं कर सकते, शरबत बन गया, आप सोचो कि शक्कर वापस निकालने संभव नहीं है। समझ आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको समांगी बोलेंगे। और जो बाद में भी वापस निकाल सकते उसको विस्मांगी बोलेंगे। सही है, आपने पानी में तेल डाला, वो नहीं मिलने वाला, थोड़ा मिलाओगे वापस रखोगे वापस ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलोगे, विस्मांगी। और जो पूरा मिल गया उसको क्या बोलोगे, समान। तो मिश्रण भी, इसमें कोई अभी भी फिक्स नहीं है। समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार, विस्मांगी और समांगी। इसमें कैसे मिले, तो देखो ये अलग से इसको अलग निकाल सकते, हम निकालने की विधियां भी देखेंगे, तो इसको अलग से निकाल सकते, ये अलग हो जाएगा। लेकिन यहां पे मिक्सअप हो गया है, अब इसको निकाल नहीं सकते, है ना। इसको यहां पे सबसे अच्छा समझो, जैसे पानी में नमक बोला, कौन सा होगा, समांगी या विस्मांगी मिश्रण, कौन सा होगा, समांगी मिश्रण। कौन सा होगा, समांगी मिश्रण। ठीक है, उसको वापस हम उसको अलग नहीं कर सकते। सही है, और उसमें पहचान भी नहीं पाएंगे कहां है ना। कोई शरबत बनाओगे तो भी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप ऐसी चीज उसके अंदर डालो जो उसमें नहीं घुलती हो, तो फिर वो अलग रहेगा, वो अलग रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, विस्मांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, क्योंकि समस्या क्या होगी, जब हम आगे चीजों को पढ़ेंगे ना, तो ये शब्द आएंगे उसके साथ में कि हमने एक यौगिक लिया। अब समस्या यह कि हम कैसे बोले कि ये यौगिक किसको बोलते, फिर बोलेगा एक विस्मांगी मिश्रण था। क्या था, विस्मांगी। अब तुमने एक विधि जान रहे हो जिसमें से दोनों को छान के अलग करना, एक विधि आएगी आगे छानना, है ना, बहुत सिंपल है। अपन जनरल भाषा में बोले इसको छानना, बोले छन्नी लाओ, इसको छान लो, ये पत्थर अलग हो जाएंगे। सही है ना, लेकिन वो क्या बोलेगा, एक विस्मांगी मिश्रण होना। कौन सा होना, विस्मांगी। अब पता चला तुमने उसकी डेफिनेशन में लिख दिया समांगी मिश्रण होना, और उसको छान के अलग कर रहे, संभव नहीं है, कि शब्दों का फर्क आएगा। समझ आ रहा ना, आप छानने की प्रोसेस कहां यूज कर सकते हो, विस्मांगी मिश्रण में, समांगी में नहीं कर सकते, है ना। तो वो शब्द जब वहां पे आएंगे तो फिर अपने को उसके बारे में पता होना। फिर अपन ने देखा था कि जब तत्व देखा था, ये वापस से मैं इस पे आता हूं, ये देखो अपन ने अभी क्या देख लिया, तो अपन ने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पे गए, इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण की बात हुई। मिश्रण में समांगी विस्मांगी ये वाला पोर्शन हो गया। अब ये तत्व जो होते हैं, ये धातु, अधातु, उपधातु,
इस पे ये अभी अपन आने वाले, किस पे? धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या होती है, अधातु। इसको हम आगे बहुत डिटेल से समझेंगे, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आगे हम समझेंगे, लेकिन कुछ चीजें पता होना चाहिए, तीन अलग अलग क्या होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, इसके एक एक विशेष चैप्टर आएंगे, वहां पर हम समझेंगे। सही है? तो धातु किसको बोलेंगे? तो वो बोलते हैं जनरली कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, या आघात वर्ध क्या है, तन्य क्या है ना? डक्टिलिटी किसको बोलेंगे, मेलिएबिलिटी किसको बोलेंगे? जब हम धातुएं पढ़ेंगे तो उसके गुण पढ़ेंगे। तो जैसे फिजिक्स में हमने इलास्टिसिटी पढ़ा था, वैसे ही जब यहां पर इसके गुण पढ़ेंगे, तो अभी ये शब्द तो लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम इनको उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अभी सिर्फ हम ये बोल के छोड़ रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इन चीजों को डिटेल में जानेंगे। तो क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य, ध्वनिक होते हैं। ध्वनिक का मतलब उसमें से आवाज भी आती है, धातु में से आप गिराओगे आपको आवाज आओगे, आप बजाओगे आवाज आएगी, है ना? नहीं तो लकड़ी को कितना भी ठोक दो आवाज आएगी क्या? तो कौन सा वो चीज है ना? तांबे का ही क्यों घंटी बना रहे? क्योंकि आवाज आना चाहिए। सही है? तो वो कौन सा हम उसके अंदर धातु है कि अधातु है, किसका बनाए ताकि हमको वो रिजल्ट सही मिले, उसको देखना। ये क्या होते हैं? तो विद्युत के सुचालक होते हैं। अब इसको भी हम आगे समझेंगे कैसे होते हैं, क्या होता है। तो आयरन बोलते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? तो धातु। अब फिर आगे ये भी समझेंगे कि ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं कि दान करते हैं, उसके आधार पे भी धातु अधातु को समझेंगे। क्या ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे? जैसे यहां धातु में लिखा है, जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? स्वीकार। तो इसके जितने एग्जाम्पल होंगे उसको हम फिर ऐसे ही बता देंगे कि यदि यहां पर मैंने लिखा Mg और यदि प्लस का सिंबल लगाया है और मैंने क्लोरीन लिखा और माइनस का लगाया, तो यहां से देख के हम आगे चल के बता देंगे कि ये धातु है कि अधातु। वो जगह कौन सी है जहां पर ये आवर्त सारणी में रखा हुआ, उससे हम बता देंगे धातु है कि अधातु, है ना? तो आवर्त सारणी तो पूरा मतलब जब पूरा पढ़ लेंगे उसका पूरा निचोड़ है। यदि किसी को आवर्त सारणी समझ में आ गई तो उसको तो समझ लो 70% केमिस्ट्री समझ में आ गई। सही है? तो धातु क्या होंगे, अधातु क्या होंगे, कैसे उसको पहचानेंगे? तो बाहरी कोश में क्या होंगे। लेकिन ये चीजें हमको कब समझ में आएगी? जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तब। क्लियर है? जब हम उसके कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग तत्व के कैसे होते हैं, ये सब तत्वों का हमको देखना पड़ेगा। और जिसमें आखिरी कक्षा में इतने बचेंगे उसको हम क्या बोलते जाएंगे? अधातु। सही है? फिर हम वहां पे जब चीजें समझेंगे तो हमको एकदम देखते से क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये चीज धातु है कि अधातु। उपधातु किसको बोलेंगे? जिसमें दोनों के गुण होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के, धातु के भी हो अधातु के भी हो, उसको बोलेंगे उपधातु। तो कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर दोनों के गुण होते हैं, जिसके अंदर दोनों के गुण होते हैं। ये जैसे यहां पर लिखा हुआ, इनके अंदर क्या होता है? धातु के भी गुण होते हैं, अधातु के भी गुण होते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम? धातु, अधातु, उपधातु। इसके अंदर डेफिनेशन हम आगे चाह के पूरे बड़ी डेफिनेशन देखेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ तत्व के अंदर तीन चीजें हैं, वो अपने को देखना। तत्व की डेफिनेशन ये थी कि वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना। तो ये सब चीजें एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर, इसमें अभी कोई चीज हमने मिश्र नहीं करा, मतलब अलॉय नहीं करा है। समझा ना? मिश्र धातु अभी नहीं बनाई यहाँ पे, अभी हेवी नहीं मिश्र धातु का ऑप्शन। ठीक है? तो इन सबको क्या बोलेंगे? तो तीन प्रकार के तत्व होंगे, एक धातु, एक अधातु, एक उपधातु। क्यों तीन प्रकार करा? क्योंकि हम आगे चल के जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम ये बात भी करेंगे कि विद्युत के सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि इनको कंप्रेस किया जाता है नहीं किया जाता, इसमें डक्टिलिटी होती कि नहीं, मतलब उसको खींचा जा सकता है कि नहीं, किसके तार बनाए जा सकते कि नहीं बनाए जा सकते, है ना? इसीलिए जब इतनी सारे हमको उसके गुण पता होंगे तभी तो हम हर जगह अलग अलग प्रकार का यूज करेंगे। तार बनाने के लिए क्यों हम कॉपर का यूज करेंगे? सही है? तो वो चीजें जब हम उसके गुण जानेंगे तब हमको पता चलेगा अच्छा इसमें ये चीज इसलिए यूज करते हैं। सही है? तो हर चीज का अपना पीछे एक रीजन है कि वो वहां पर यूज क्यों की जाती है। जब हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे तब हम उसको जान पाएंगे। कितना क्लियर है? और क्या होता है? तो फिर हम देखेंगे कि यौगिक जो थे वो दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, है ना? यहां से दो ब्रांच हो जाती है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो ऑर्गेनिक बोलेंगे, नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक बोलेंगे।
होगा तो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक, नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक। इतना समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली चीज, कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे, तो कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते जिसके अंदर क्या होना चाहिए, कार्बन। यदि उसके अंदर कार्बन है, कोई भी चीज जिसमें कार्बन है उसको हम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। कोई भी चीज जिसके अंदर कार्बन है तो क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे, कोई भी किसी भी अवस्था में पाया जा सकता है, कोई ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, हर अवस्था में अपने को ये मिलेगा। और कंपलसरी क्या है, तो उसके अणु में कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जितने एग्जाम्पल है इन सब के एग्जाम्पल में क्या होता है, कार्बन होता है। चाहे वो डीएनए हो, डीएनए के अंदर कार्बन के अलावा फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये 5 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 5 तत्व होते हैं। लेकिन कार्बन है ना, तो कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। शुगर जिसका फार्मूला क्या है, C6H12O6, लेकिन ये वो वाली शुगर नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो ये क्या है, सुक्रोज वाला। तो इसके अणु 2 होंगे। कितने अणु, तो उसको बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। जो हम शक्कर खाते वो क्या है, सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज है। उसमें ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं, लेकिन कार्बन तो है ना। कार्बन कितने, 12 कार्बन होंगे। कितने होंगे, 12 कार्बन। क्या होगा, मीथेन, है ना, ये एथेनॉल। अब ये सब जब धीरे धीरे अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। अभी हमको क्या ध्यान रखना है, अकार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे, एक यौगिक ये क्या है, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंद नहीं होता है। अब कार्बन हाइड्रोजन बंद क्या होता है वो हम समझेंगे, है ना। कार्बन के यौगिक क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें आगे चल के क्लियर होगी। अभी तो उसने बता दिया कि इस पूरी केमिस्ट्री में आप ये पढ़ने वाले हो। जब केमिस्ट्री खत्म होगी ना तब जाके ये समझ में आएगा, तब तक ये चलेगा पूरी केमिस्ट्री में। अपने को इसके अंदर क्या करना, रासायनिक गुणों को समझना है, इसके रासायनिक गुण इसके क्या होते हैं, कैसे ये होते हैं। तो ये वाला जो चार्ट है, हमको ये चीजें पढ़ना है। बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता है, हमको क्या करना है, इन्हीं को समझना है कि एक एक ये चीजें होती क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करें। तो अब केमिस्ट्री के अंदर यहां से पोर्शन चालू हो, सही है। ये वाला जो है फिजिक्स में भी कर चुके हैं, लेकिन ये हमको एक एक करके सब कुछ समझना पड़ेगा। ये चीजें क्या होती है, इन शब्दों की शब्दावली को अपने को समझना पड़ेगा। सबसे मेन दिक्कत वही जाती है, उन शब्दों को समझना जो वहां पर लिखे गए, उनको सही मीनिंग हम समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। केमिस्ट्री के बारे में ये बोला जाता है कि यदि ये किसी का बेसिक क्लियर नहीं है तो सबसे ज्यादा कठिन सब्जेक्ट है, और जिसका बेसिक क्लियर है उसके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट है। समझ आ रहा है? वो तुरंत केमिकल रिएक्शन कर लेगा, सब कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसीलिए शुरुआत की क्लास में आपको कल भी क्या चीजें बताई, अभी भी चैप्टर देखोगे तो आपका 1 पेज भी नहीं हुआ नोट्स का। समझ में आ रहा है? 1 पेज भी नहीं हुआ। लेकिन बात यह कि आगे हम बढ़ तो जाए, लेकिन हमको इनके मीनिंग्स नहीं पता तो हम करेंगे क्या। वहां पे शब्द लिखा हुआ क्या आ रहा है वो तो हमको समझ में आए, आ रहा समझ में। तो अभी तक जो हमने देखा है, आज के इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन हमने कवर करा है। कल हमने जो था, हम कल ये जान पाए कि ठोस क्यों है, द्रव क्यों है, गैस क्यों है। कितनी चीजों के आधार पे हमने उसमें एक चीज ये देखी कि उसका घनत्व के आधार पे देख लिया, उसके आयतन के आधार पे देख लिया, हमने उसके अंदर अंतर आणविक बल के आधार पे देख लिया, हमने उसको अंतर आणविक स्थान के आधार पे देख लिया, कौन कितनी जगह घेरता है नहीं घेरता उसके आधार पे देख लिया, सही है। उसकी अवस्था कैसी होती वो देख लिया, उसके आधार पे हमने ठोस द्रव गैस को बांटा। फिर हमने कुछ चीजें समझी कि द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, समझा था। द्रव्यमान, आयतन और घनत्व, द्रव्यमान, आयतन और घनत्व और भार, 4 चीजें जो है ये बार बार आएगी। फिर यदि मैं बोलूं कि यदि आपके पास कोई वस्तु 1 किलो है, कितनी है, 1 किलो है, और ये इतनी जगह घेरता है और ये इतनी जगह घेरता है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ए की या बी की, ए की या बी की। ना इसीलिए दिक्कत है, इसीलिए दिक्कत है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, सही है। चलो ये हो गया फिक्स,
आपने बोला दोनों 1 किलो है। अब आपसे मैंने डेंसिटी पूछा, यहां पे किसका वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है? दिख रहा है, ज्यादा जगह घेर रहा है, दिखा ना? तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो इसका यदि वॉल्यूम ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम होगी, इसका वॉल्यूम कम है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। सही है? तो ये चीजें जो लगता अपने को कि बहुत सिंपल है, लेकिन फिर गलतियां हो जाती है। सही है? तो थोड़ा संभल के करना है। कल मैं बताऊंगा आपको अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। समझ में आ रहा है? हम ठोस से द्रव में कैसे जाएंगे, द्रव से गैस में कैसे जाएंगे। किसी भी चीज को आप टेम्परेचर दोगे सॉलिड को तो वो किस में जाएगी? द्रव में। द्रव से किस में जाएगी? गैस में। लेकिन कपूर को जलाओगे तो डायरेक्ट गैस में जाएगी। कैसे? वो ठोस है, द्रव में आती है क्या? वो डायरेक्ट किस में जाएगी? गैस में। अब वो डायरेक्ट जो परिवर्तन हो रहा उनके नाम क्या है? समझ में आ रहा है? पिघलना किसको बोलेंगे, जमना किसको बोलेंगे, हिमांक किसको बोलेंगे, क्वथनांक किसको बोलेंगे। समझा? कंडेंसेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब चीजों के जो मीनिंग आएंगे वो अपने को समझ। किस सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, यदि ये सॉलिड है से यदि आप लिक्विड में जाते हो तो इस विधि को क्या बोलेंगे? हमको यहां से यहां वापस आएंगे तो क्या बोलेंगे? सॉलिड से यदि आप गैस में जाओगे इस विधि को क्या बोलेंगे? वापस आओगे तो क्या बोलेंगे? यहां से यहां जाओगे तो क्या बोलेंगे? वापस आओगे तो क्या बोलेंगे? सबके अपने अपने एक नाम। उन शब्दों को समझना, उन शब्दों के मीनिंग्स पता होना आगे के लिए जरूरी है। वो कभी भी कोई सा भी शब्द आपको बोल देगा, आपको पता होना चाहिए बोल क्या रहा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? पानी का हिमांक क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 0। सही है? अब क्वेश्चन पूछेगा बर्फ कितने डिग्री पे पिघलता है? और पानी कितने डिग्री पे जमता है? बर्फ कितने पे पिघलता है और पानी कितने पे जमता है? आएगा एक ही आंसर, लेकिन एक किसके लिए बोला? बर्फ के लिए। एक किसके लिए? पानी के लिए। बर्फ कितने पे पिघलेगा? 0 पे। अभी 0 मानो, वो डेंसिटी छोड़ दो उसको 4 वाला, अभी मान तो 0 पे ये इधर आएगा। पानी उधर किधर जाएगा? वो भी 0 पे। लेकिन एक को बोल रहे बर्फ का पिघलना, एक को बोल रहे पानी का जमना। बर्फ का पिघलना और पानी का जमना है एक ही चीज, लेकिन बोल तो अलग अलग रहे। तो क्या बोलेंगे? आइस का क्या होगा? पिघलना, तो मेल्टिंग कहलाएगा। पानी का क्या होगा? जमना। सही है? तो यहां पे अलग, फिर गलनांक आएगा कि क्वथनांक आएगा, क्या शब्द आएगा अपने को वो समझने पड़े। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। कब चर्चा करेंगे? इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे।